स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। तो प्यारे बच्चों, आज मैं सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव्स प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 14 लेकर आया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर। इससे पहले के लेक्चर में पढ़े थे हमने, याद होगा आपको, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना। अब वांट ऑफ फैक्टर की क्यों जरूरत पड़ी, वांट ऑफ फैक्टर का डेफिनेशन क्या है, किसी सॉलिड का है ना, एक मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, इसका हम आई कैसे निकालते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट का आई वांट ऑफ फैक्टर 1 रहता, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट में नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन होता। ठीक है ना। लेकिन वांट ऑफ फैक्टर में हम ज्यादा बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट की। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट में अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में, तो इसमें सॉल्यूट का एसोसिएशन भी पॉसिबल है और सॉल्यूट का डिसोसिएशन भी पॉसिबल है। ठीक है ना। तो आप ये पूरे लेक्चर को स्टार्ट से लास्ट तक के देखना। और इससे पहले कि अगर आपने लेक्चर नहीं देखा होगा मेरे सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव्स प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, तो इससे पहले के 13 लेक्चर देखने की आप कोशिश करना। ठीक है ना। और जब आप लेक्चर देखें तो कम से कम इसको 2 बार देखना। एक बार में पूरा डिटेल पढ़ लेने का, उसको अच्छा क्या क्या समझा रहे हम। सेकंड टाइम में इसका नोटबुक लेके रखने का साथ में, और जो जितने पॉइंट्स मैं आपको लिखा के दे रहा, एक स्पेशल उसका आप रजिस्टर बना लो और उसमें सारे पॉइंट्स नोट करना। एक ये अच्छे स्टूडेंट की पहचान रहती, क्योंकि कैसे रहता, अगर मैं कोई पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा तो डेफिनेटली आपको, अगर मैं अच्छा एक्सप्लेन किया तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या होगा, क्या 1 2 3 4 घंटे आपको याद रहेगा, बाद में हम उसको धीरे धीरे भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप यही टॉपिक को नोट डाउन करके रखेंगे तो आप बाद में इसका रिवीजन कर सकते हैं और आपको पूरे रिमेंबर हो जाएगा, मतलब टाइम कंज्यूम। ठीक है, टाइम का इसमें बचत हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, हम वांट ऑफ फैक्टर आपको समझाते हैं। ठीक है ना। याद होगा आपको 4 कोलिगेटिव्स प्रॉपर्टीज। देखिए, नंबर 1 पढ़े थे हमने, डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट है ना इज इक्वल टू x2। और यहाँ पर मैंने डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बताया था, डाइल्यूट सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से आया था, है ना, इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू I। ध्यान से देखिए आप, इसका डेफिनेशन वगैरह सारे पॉइंट समझाता। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़े थे, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M इंटू I रहता। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M इंटू I। और पाई इज इक्वल टू CRT या फिर MRT या फिर W2 अपॉन M2 इंटू W1 है ना इंटू I। तो कहने का मतलब ये है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वांट ऑफ फैक्टर। समझ में आ रहा है क्या आपको, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी is directly proportional to the want of factor, मतलब I। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता want of factor के। ये फॉर्मूले से आपको समझ में आ गया होगा क्या मीनिंग हो रहा, क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कब इंक्रीज होगी, जब want of factor इंक्रीज होगा। ठीक है ना। तो याद होगा आपको क्या, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है ना, जो फेमस वाली एग्जांपल है हमारे सिलेबस में, एक है यूरिया NH2CONH2 यूरिया, ग्लूकोज C6H12O6 और सुक्रोज C12H22O11, जिसके लिए I इज इक्वल टू रहता 1। मीन्स है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट को अगर हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो इसमें नाइदर एसोसिएशन होगा नॉर डिसोसिएशन होगा। बराबर है। मीन्स यहां पर अगर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसके मॉलिक्यूलर मास में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हाँ, मीन्स W2 अपॉन क्या है, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। इससे मोलार मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं, याद आ रहे हैं आपको फॉर्मूले, यहां से भी और यहां से भी।
ठीक है ना। लेकिन वांट ऑफ फैक्टर की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि देखिए जब जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में, तो इसमें सॉल्यूट का डिसोसिएशन भी हो सकता है और एसोसिएशन भी हो सकता है ना। मीन्स मोलार मास ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज भी हो सकता है एंड मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज भी हो सकता है। तो इसको हैंडल करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए हम यूज करते वांट ऑफ फैक्टर। क्या यूज करेंगे? वांट ऑफ फैक्टर। तो अभी तक तो मैं आपको एक कहानी सुनाया, ठीक है ना। अब वांट ऑफ फैक्टर का रियल डेफिनेशन क्या है, मैं बहुत सिंपल मेथड में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। डेफिनेशन में आपको समझ में आना, फिर बाद में स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे डिसोसिएशन के लिए, एसोसिएशन के लिए, ठीक है ना। तो चलिए ये पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अब हमारे मेन टॉपिक पर आइए, आप देखिए। हाँ, हमने क्या किया यहाँ पर, क्या यहाँ यूज किया हमने NaCl, इसको वाटर में डिजोल्व किए, एक्वा सॉल्यूशन बनाए, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ऐसे आयंस बन रहे। यहाँ मैंने यूज किया 1 मोल और ये 1 मोल आयन तैयार हुए, और ये भी कितने 1 मोल आयन। एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखना, है ना। यहाँ पर अभी NaCl जो है ये नॉन कंडक्टर था, समझ गए ना, क्योंकि आयनिक सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर रहता, और कंडक्टर कौन से स्टेट में रहेगा? मोल्टन और फ्यूजन स्टेट में कंडक्टर रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से देखिए आप, इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान से देखिए आप, क्या बोलेंगे हम उसको? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे ऐसे बिहेव किया, और ये है थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और सेकंड है थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। और इसका रेशो, इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं हम वांट ऑफ फैक्टर। ध्यान से देखना, आप डेफिनेशन क्या बता रहा है मैं आपको। पहले मैंने यहां पर लिखा I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट बोले थोड़ा बेटर रहेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट। द ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, इसके अपॉन में ऑब्जर्व्ड, ध्यान से देखना आपने, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन। बहुत सारे बच्चे अब कंफ्यूज हो गए कि सर यहाँ पर आपने नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों लिखे? क्योंकि आयनिक सॉलिड स्टेट में, है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहता, मोल्टन और फ्यूजन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट रहता। जो मैं आपको चीज़ बता रहा, देखिए इसका रेशो मैंने आपको बताया था, है ना। तो डेफिनेशन क्या बनेंगे इसका, बताइए। द रेशो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट टू द ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन। एक मार्क के लिए डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में आ सकता। देखिए आप, द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है ना, द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ electrolytic solute to the observed colligative properties of non-electrolytic solute of same concentration
same concentration are called as want of factor। कोई आपको इतना ज़्यादा लोड लेने का काम नहीं, ये रहेगा ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और ये रहेगा थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। अब बोलेंगे सर आप यहाँ पर तो आपने क्या लिख दी कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट लिखे थोड़ा बेटर रहेगा, सॉल्यूट टू द ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन आर कॉल्ड एज वांट ऑफ फैक्टर। क्या बोलेंगे आप उसको? वांट ऑफ फैक्टर। इन जनरल इसका और इसका रेशियो बराबर है, इसको हम थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी बोले। यहां पर ये रहेगा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, और ये रहेगा एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल और एब नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल कितना है यहाँ पर 58.5 है ना मॉलिक्यूलर मास, और इसका एबनॉर्मल कर देंगे तो दोनों दो आयंस तैयार हो गए, डिवाइडेड बाय 2 29.25 29.25 वो आगे बताता आपको, ठीक है। तो ये आपको वांट ऑफ फैक्टर समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए जो हमने थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी बताया इसको, है ना, ये ऑब्जर्व था और ये थ्योरेटिकल, जिसको हम कैलकुलेटेड प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। ये समझ गए आप डेफिनेशन? ठीक है, चलिए आप पॉज करके इसको नोट कीजिए, ठीक है ना। अब हमारे मेन टॉपिक पर आइए। देखिए थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे हम? हाँ, चलिए देखिए, एक तो हम इसको बता सकते हैं थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज या फिर कैलकुलेटेड प्रॉपर्टीज। देखिए थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज, और कई किताबों में आपको कैलकुलेटेड प्रॉपर्टीज लिखा हुआ मिलेगा, कोई टेंशन लेने का, दोनों एक ही बात है, बस ये लिख दिया हमने डेफिनेशन। क्या हो जाएगा? द ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, है ना, ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन आर कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे आप इसको? थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज। कंसेप्ट समझ में आ गया? एक लर्न कर लो, दूसरा 100% आपको लर्न हो जाएगा। मतलब इसको बता दिया ना थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी, द ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन आर कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे? थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पॉज करके आप नोट कर लीजिए इसे। हाँ चलिए देखिए के नोट। हाँ, अब यहां से मैं आपको और एक पॉइंट बता रहा हूं। देखिए I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किसके मोल्स है? सॉल्यूट के। आफ्टर, कब? एक तो यहां पर डिसोसिएशन हो सकता है, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, वही पॉइंट जो मैं लिखा बोर्ड पर, तो ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। मतलब यहां पर ना ही तो एसोसिएशन हुआ ना ही तो डिसोसिएशन हुआ, एज इट इज थे, है ना। तो सेकंड डेफिनेशन आप ऐसा बता सकते हैं, दोनों का रेशियो, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन एट सेम कॉन्सेंट्रेशन आर कॉल्ड एज वांट ऑफ फैक्टर। तो यहां पर क्या हो गया बताइए आप? आफ्टर है ना, तो डिसोसिएशन हो सकते हैं इसमें या फिर एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के लिए टॉपिक में आपको अलग समझाने वाला हूं, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट कब रहेगा और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट कब रहेगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर है यहाँ पर, मतलब रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले और ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में।
कंसेप्ट समझ में आया क्या आपको? पक्का? चलिए देखिए, अब हमारे सिलेबस में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थे, ठीक है। इन सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मैं जोड़ के बताता आपको। फर्स्ट है उसमें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटेड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो I इज इक्वल टू, चलिए देखिए आप, ऑब्जर्व, ठीक है ना, ऑब्जर्व लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन, क्या रहेगा बताइए आप, ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल, समझ में आ गया ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसको बिल्कुल सर, ऑब्जर्व लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है ना, डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट अपॉन थ्योरेटिकल लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके सर। और सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा है बताइए सर? इसमें यह है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम ऑब्जर्व लेंगे पहले, ऑब्जर्व है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अपॉन थ्योरेटिकल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू ऑब्जर्व डेल्टा TB अपॉन थ्योरेटिकल डेल्टा TB। ये 2 पॉइंट हो गए, बिल्कुल सर, ये समझ में आ गया हमारे को, ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज था, ठीक है। थर्ड कैसे लिख सकते हैं आप? ऑब्जर्व, ठीक है, बताइए आप। हाँ, डिप्रेशन इन, ओके सर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है सर, अपॉन थ्योरेटिकल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू, क्या रहेगा बताइए आप, ऑब्जर्व डेल्टा TF अपॉन, है ना, थ्योरेटिकल डेल्टा TF, ठीक है सर। और एक लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑब्जर्व, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर अपॉन थ्योरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल। तो सर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, ऑब्जर्व पाई अपॉन थ्योरेटिकल पाई, ठीक है ना। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? हाँ, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो लिख सकते हैं ना आप, I इज इक्वल टू, ये सारे इक्वल है एक दूसरे के, है ना, बिल्कुल एक साथ लिख सकते हैं आप इसको। इन शॉर्ट, ये पॉज करके नोट कर लो, बताए था आपको कैसा लिखना है। देखिए सारे इक्वल है, I इज इक्वल टू, चलिए थोड़ा जल्दी नोट कीजिए आप इसको पॉज करके। अब हमारे मेन टॉपिक पर आइए। देखिए I इज इक्वल टू, ठीक है ना, ऑब्जर्व डेल्टा TB अपॉन थ्योरेटिकल डेल्टा TB इज इक्वल टू ऑब्जर्व डेल्टा TF अपॉन थ्योरेटिकल डेल्टा TF इज इक्वल टू ऑब्जर्व पाई अपॉन, ओके सर, थ्योरेटिकल पाई, और ये इक्वल है। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? जो डेफिनेशन में बताया आपको, बस वही पॉइंट हम बोर्ड पर देख के लिख लिए, ठीक है ना। कंसेप्ट समझ में आ गया? पक्का? तो ये था वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है ना। हाँ, पॉज करके आप नोट कर लो इसको। अब देखिए डिसोसिएशन के केस कैसे रहेंगे और एसोसिएशन के केस कैसे रहेगा। बाद में इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा चुके एग्जाम में, एज इट इज क्वेश्चन में लिखा के दूंगा आपको, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, इस पर भी बहुत क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, पहले हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। NaCl 2 gives Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, कितने मोल बन रहे हैं यहाँ पर सर? 2 मोल। यहाँ पर ये कितना था? 1 मोल। सो वी कैन रिटर्न एज 2/1। समझ में आया क्या? ये था 1 मोल, ये भी कितना मोल था? 1 मोल, और ये कितना मोल है? 1 मोल। 1 मोल अपॉन 2 मोल, है ना, ये दो मोल हो गए। सो
कितना आ जाएंगे 2। सेकंड एग्जांपल देखिए आप, MgCl2 हमने लिखे यहाँ पर, इसका I कितना आएगा, Mg डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव, I कितना आ रहा है, ये 1 मोल और 2 मोल 3, I इज इक्वल टू 3/1 दैट इज 3, क्योंकि ये एक ही मोल था। समझ में आ रहा। नेक्स्ट है Al2SO4/3 है, बिल्कुल सर, Al2SO4/3 क्या हो जाएगा, ट्वाइस Al प्लस 3 प्लस SO4 डाई नेगेटिव, ये 3 मोल है सर, तो 2 और 3 5 और ये कितना मोल 1, सो I इज इक्वल टू 5/1 इज इक्वल टू 5। I निकालना है क्या आपको इस पर से, पक्का। इस पर से आपको और एक कंसेप्ट ये समझ में आ रहा, देखिए क्या, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, बराबर है ना। डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट में I इज ग्रेटर देन 1 है, हाँ सर, I इज ग्रेटर देन 1। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, पक्का, ठीक है ना। I कैसे निकाले, इसमें कोई डाउट है क्या। और 2-3 एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं, देखिए हाँ, यहाँ लिखे हमने K4FeCN/6, इसको डिसोसिएट किए। अब आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि 100% डिसोसिएशन हो रहा, लेकिन इतना तो नहीं होता 100% डिसोसिएट, सारे इमेजिन करना पड़ेगा आपको, अज्यूम करना पड़ेगा कि 100% डिसोसिएशन हो। कैसा तोड़ेगा, एक पोटाशियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 4 पोटाशियम 4 इलेक्ट्रॉन, 4K पॉजिटिव प्लस FeCN/6, और ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में से हम मेटल को और लिगेंड को सेपरेट नहीं कर सकते, जो हम ये पढ़ेंगे किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। मतलब यहाँ पर ये कितने मोल है सर, ये 1 मोल है, ये कितने मोल है सर, 4 मोल। सो I इज इक्वल टू कितना हो गया सर, ये 5/1 इज इक्वल टू 5 मोल, 5/1 इज इक्वल टू 5। समझ में आया आपको कैसे निकाल रहे हैं इसको। अरे बहुत ईजी है, इसका कोई टेंशन नहीं लेने का, और इस पर भी बहुत ईजी क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। कंसेप्ट समझ में आया आपको। अगर मान लीजिए मैं ऐसा लिखा CONO3/2, ये 100% डिसोसिएशन, आपको ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा सर, इसमें CO डाई पॉजिटिव प्लस NO3 निगेटिव, ये 2 मोल, तो सर ये 1 और 2 3 मोल हो गए। I इज इक्वल टू 3/1 इज इक्वल टू 3 मोल सर, कितने मोल 3, बराबर है। तो I इज ग्रेटर देन 1 इन डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। देखिए और लिखा मैं NaAgCN/2, कैसे तोड़ेंगे आप इसको। मान लो आप इसको 100% डिसोसिएट कर रहे हैं, मानना तो पड़ेगा ना जी सर। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, Na पॉजिटिव प्लस AgCN/2, और यहाँ पर चार्ज आ जाएगा -1, बराबर है ना। तो बताइए आप, I इज इक्वल टू 1 और 1 के 2 मोल हो गए, 2/1 दैट इज 2। समझ में आ गया, पक्का। तो एक कंसेप्ट आपको और याद रखने का है, क्या डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट में, ये ऑब्जर्व है, थ्योरेटिकल है ना, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जी सर, ये तो 100% एकदम क्रिस्टल क्लियर रीजन है, हमारे को समझ में आ गया। कितना मोल है 5 और ये 1 मोल है, सीधी सीधी बात है, ज्यादा ये मोल रहेगा, बराबर है। मीन्स इन केस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ग्रेटर देन द थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, पक्का, ठीक है। हाँ, तो अब आपको यहाँ पर I निकालना तो समझ में आ गया मेरे हिसाब से, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट के लिए, ठीक है। अब अगला टॉपिक है एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। चलिए देखिए, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट प्रूफ करवा के देता मैं आपको। I जो है लेस देन 1 रहता, और I इज इक्वल टू 1 रहा, तो मतलब सॉल्यूट कौन सा रहेगा सर, हमारे को अब समझ में आ गया, वो रहेगा नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट। कौन सा रहेगा,
नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट। बराबर। चलिए देखिए, हाँ अब है एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट डिसॉल्व किया, CH3COOH, क्या डिसॉल्व किया, CH3COOH। ये 100% एसोसिएशन हो रहा, तैयार हो गया इसमें CH3COOH और ये हो गया बाय 2। यहाँ पर हमने 2 मोल लिए। कैसा हो रहा समझना है क्या आपको? ये ऐसा हो जाएगा CH3 बॉन्ड C, ठीक है, डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH बॉन्ड CH3 और ये है ना, ये यहाँ पर आपस में मिलकर के हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे। कौन सी बॉन्ड बना रहे? हाइड्रोजन बॉन्ड। हो गया ना एसोसिएशन। इसको हम डाइमर फॉर्म बोलते हैं। जी सर, 2 मोल यहाँ पर ज्वाइन हो गए, ठीक है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है सर? ये ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और ये थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो I इज इक्वल टू, बताइए आप I कैसा हो जाएगा इसमें? कितना मोल है वहां पर सर? ये 1 मोल है, इधर यहाँ लिखा जाता, और यहाँ पर कितना मोल है? 2। तो कितना हो गया? 1/2 मीन्स 0.5। मैं आपको बताया कि एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट में I इज लेस देन 1 रहता। मान लीजिए मैंने यहाँ पर थ्राइस A लिखा, थ्राइस A ट्राइमर, इसका हम ट्राइमर बना दे। कैसा हो जाएगा? A3 दैट इज कॉल्ड एज ट्राइमर। तो I इज इक्वल टू, यहाँ ये कितना मोल है सर? ये 1 मोल है, और ये कितने मोल है? 3 मोल, बराबर है। I इज लेस देन 1। टेट्रामर बताओ, 4A, तो ये हो जाएगा A4 दैट इज कॉल्ड एज टेट्रामर, बराबर है। सो I इज इक्वल टू कितना? 1/4। जी सर, ये कितना मोल है? 1 मोल, ये 4 मोल, ठीक है। पेंटामर क्या हो जाएगा? पेंटामर, पेंटामर क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं वो बताता मैं आपको। 5A लिखे सर, यहाँ पर हमने A5 हो गया। सो I इज इक्वल टू 1/5, बराबर है। सो I इज इक्वल टू 0.2। क्वेश्चन पूछे इस पर, तो एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट हो रहा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में दो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहते। इस बेसिस पर एक ऑर्गेनिक पे कंसेप्ट भी है कि इस बेसिस पर कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता एज कंपेयर टू अल्कोहल, फिनॉल, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर एटसेट्रा। थ्योरी एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता, नोट करो, व्हाई एसिटिक एसिड हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल। ठीक है क्वेश्चन, व्हाई एसिटिक एसिड हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल। तो इसका मेन रीजन लिखिए आप। अब अल्कोहल कौन से लेंगे आप? इथिल अल्कोहल लिखना। व्हाई एसिटिक एसिड हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू इथिल अल्कोहल। हाँ, तो रीजन लिखिए इसका। एसिटिक एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिटिक एसिड कंटेन 2 intermolecular hydrogen bond while ethyl alcohol contain 1 intermolecular hydrogen bond. So acidic acids require more energy for breaking. That's why we can say that acetic acid has high boiling point as compared to ethyl alcohol, एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिल क्लोराइड, इथिल अमाइन, इथिल ब्रोमाइड, इथिल क्लोराइड, एसिटाल्डिहाइड एटसेट्रा। ठीक है ना, कंसेप्ट समझ में आ गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज़्यादा क्यों रहता? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है ना, 2 इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहते जो यहाँ पर हमने तैयार कर दिए। इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता एज कंपेयर टू अल्कोहल, फिनॉल, अल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, ईस्टर, अमाइन, अमाइड एटसेट्रा। कंसेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, इसमें कुछ डाउट है क्या? एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाला कंसेप्ट समझ आएगा आपको? हाँ,
एक कंसेप्ट ये बताना था कि यहाँ पर थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए आप, थ्योरेटिकल कितना है, एक, ऑब्जर्व कितना है, थ्योरेटिकल 2 है, ऑब्जर्व कितना है, 1 है। मीन्स यहाँ पर थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बराबर है। तो यहां से आपको कंसेप्ट ये समझ में आया, ये नोट किया आपने, हाँ ये कंसेप्ट समझ में आया क्या डिसोसिएशन के केस में, देखिए डिसोसिएशन के केस में ये हो गया डिसोसिएशन, बराबर है। हाँ, डिसोसिएशन के केस में डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्योंकि हमारे को पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये बहुत लालची है, ये किस पर डिपेंड रहेंगी, नंबर पर, जहां पर क्वांटिटी ज्यादा उस पर डिपेंड रहेगी, है ना। तो डिसोसिएशन के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड रहेंगी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर। और एसोसिएशन के केस में, ठीक है, एसोसिएशन के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये किस पे डिपेंड रहेंगे, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर, थ्योरेटिकल, है ना, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कंसेप्ट समझ में आएगा आपको। Dissociation of solute is directly proportional to the observed colligative property. Association of solute is directly proportional to the theoretical colligative properties. कंसेप्ट समझ में आ गया आपको पक्का, ठीक है, नोट कर ले इसको। हाँ, देखिए we know that colligative properties, हाँ, colligative properties is inversely proportional to the molecular mass of solute या फिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बराबर है ना। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका बताइए, ये तो इमेजिन किया हुआ है ना थ्योरेटिकल, ये 60 है और यहाँ डबल हो गया 120, बराबर है। अच्छा, I इज इक्वल टू क्या था बताइए, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी काय की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर मास के, तो हम लिख सकते हैं क्या, I इज इक्वल टू m थ्योरेटिकल मीन्स थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, हाँ सर लिख सकते हैं क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताए, अपॉन m ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो थ्योरेटिकल वाला ये है जिसको हम बोल सकते हैं नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, और ये रहेगा एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। चलिए देखिए, एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। तो यहाँ पर नॉर्मल अपॉन ये हो गया नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब नॉर्मल कितना है सर, नॉर्मल 60 है और एब नॉर्मल सर 120 है जी, तो सर ये 1/2 हो जाएगा। और यही हमने प्रूफ किए थे ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब आंसर सेम आएगा। बस यहाँ पर याद रखना आपने नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, एसोसिएशन, ठीक है। पॉज करके आप इसको नोट कर लो। हाँ, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा के देता हूँ, ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। हाँ, लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है विच विल हैव मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर at same temperature
कॉन्सेंट्रेशन, सेम टेम्परेचर और सेम कॉन्सेंट्रेशन पर, और सेम कॉन्सेंट्रेशन कितना है यहाँ पर 1 मोलार। ठीक है, तो इसमें यहाँ लिखे हमने 1 मोलार Na2SO4 कॉमा 1 मोलार यूरिया, 1 मोलार एसिटिक एसिड, 1 मोलार एसिटिक एसिड और 1 मोलार NaCl, 1 मोलार NaCl। ठीक है ना, पॉज करके आप पहले नोट कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाता कैसा है ये। ठीक है ना, चलिए देखिए, पता है आपको कि पाए इज इक्वल टू क्या रहता है CRT या फिर MRT। अब C बोल तो कॉन्सेंट्रेशन, मोलार कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर क्या सेम बता दिया आपको, टेम्परेचर, जब टेम्परेचर सेम रहेगा तो गैस कांस्टेंट भी सेम रहेगा, इनटू I, मतलब जिसका I सबसे ज्यादा रहेगा, है ना। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, I इज डायरेक्टली, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वांट ऑफ फैक्टर, जिसका वांट ऑफ फैक्टर सबसे ज्यादा रहेगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा। यहाँ लिखे हमने Na2SO4, जी सर 100% डिसोसिएशन हो रहा, हाँ सर, तो क्या हो जाएगा बताइए आप, ट्वाइस Na पॉजिटिव प्लस SO4 डाई निगेटिव, सर यहाँ पर I3 आ गया, जी सर 2 और 1 3। यूरिया, क्या फॉर्मूला है इसका, यूरिया NH2CO NH2, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, I इज इक्वल टू 1, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है। एसिटिक एसिड CH3COOH, तो CH3COOH और यहाँ लिखे हमने बाई 2, इधर 2 मोल लगा लिए, सो I इज इक्वल टू 1/2 हो गया सर, इसका तो कम हो गया। और NaCl देखिए आप, NaCl को सर हमने ऐसे लिखे Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, तो इसका I सर 2 आ गया, 2/1 इज इक्वल टू 2, बराबर ना। अब सबसे ज्यादा इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर किसका है बताइए आप, Na2SO4 का। मैं ऑर्डर के साथ आपको लिखा के दे रहा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है आपको, I, इसका। सेकंड पर कौन से वाला है सर, ये है, तो पाई NaCl, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ NaCl। थर्ड पर कौन सा है सर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया NH2CO NH2, जी सर, और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ CH3COOH, जी सर, बराबर है ना। तो ये हो गया इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, एक ये कंसेप्ट। अगर छोटा क्वेश्चन आता है कि इसमें मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर किसका है, किसका है, Na2SO4, क्योंकि इसका I सबसे ज्यादा है। कंसेप्ट समझ में आ गया, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, हमने ए लिखे यहाँ पर 0.5 मोलार, ठीक है ना, NaCl, बी लिखे 0.5 मोलार Al2SO4/3, क्या लिख दिए, Al2SO4/3। C है 0.5 मोलार ग्लूकोज, और D है 0.5 मोलार BaCl2, बेरियम क्लोराइड। क्या है, बेरियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन तो सेम दे दिया है ना, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये काय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर I के, मतलब जिसका I सबसे ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा। बस I निकाल के आना चाहिए आपको। कैसे निकालेंगे I इसका, सर हमने निकाले Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, सो I इज इक्वल टू 2। यहाँ पर बताइए आप, ट्वाइस Al प्लस थ्राइस SO4 डाई निगेटिव,
so we can return as 3 plus 2 is equal to 5. Third number, glucose, that is non-electrolytic solute, so I is equal to 1. And next one is Ba di positive plus 2I twice Cl twice Cl negative, so we can return as I is equal to 3. समझ में आ गया क्या आपको? क्या 1 और 2 कितना हो गया इसमें? 3. अब सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक, सबसे ज़्यादा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा? जिसका आई सबसे ज़्यादा है, मतलब ये वाला रहेगा बी. सेकंड नंबर पर कौन सा आ रहा? सर डी आ गया. थर्ड पर कौन सा आ रहा? ए. और सबसे लास्ट में क्या आ रहा? सी. जी सर, कंसेप्ट समझ में आ गया हमारे को? पक्का? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए आप. इसमें कोई डाउट है क्या? पॉज करके नोट कर लो. क्वेश्चन है, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर. इफ परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इज, है ना, तो 1% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl, ध्यान से देखना, तुक्का नहीं मारने का यहाँ पर. 1% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ CH3 COOH. C है 1% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोस. और D है 1% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ, ठीक है ना, 1% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ क्या ले लेते हैं यहाँ पर? अब MgCl2 ले लेते हैं. ठीक है सर, सॉल्व करना पड़ेगा इसको. Na2SO4, चलिए Na2SO4 तो 2 Cl आ गया था, Na2SO4. पॉज करके नोट करो आप. चलिए नोट कीजिए आप जल्दी से. क्वेश्चन पढ़ो पहले से. अच्छा, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. क्या है बताइए? पाई इज इक्वल टू W2 RT अपॉन M2 इंटू V इंटू 1000, या फिर वॉल्यूम को आप डायरेक्ट लीटर में लिख लो, बराबर है ना. तो वेट ऑफ, देखिए 1% वेट बाय वॉल्यूम का मीनिंग क्या हो रहा है? क्या 1 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, ये मीनिंग हो रहा है ना इसका. 1 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में. तो फर्स्ट के लिए देख लिया आप. देखिए NaCl के लिए हम बता रहे हैं आपको, NaCl के लिए कैसा आएगा. हाँ, कितने ग्राम है सर? ये 1 ग्राम है इंटू R और T तो चला जाएगा, उसको सता रहे बेचारे को, छोड़ दो उसको, ठीक है ना. 1 अपॉन मोलार मास कितना है इसका? 58.5 इंटू 0.1, सो 1 अपॉन 5, ठीक है ना, 85. 1 अपॉन 5.85. समझ में आएगा? RT जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो R भी क्या रहेगा? कांस्टेंट. RR कैंसिल हो जाएगा. जी सर. सेकंड वाला देखिए आप, CH3 COOH पाई इज इक्वल टू, अच्छा इंटू आई रहेगा ना यार. आई कितना है इसमें? 2 है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा? 2 बाय, है ना, 5.85 इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है? अभी रहने दो इसको, या फिर ऐसा कर सकते हैं, इसको 2 से चला गया, इसका हम आधा कर दिए, कितना बार 20 है, 2 पॉइंट, है ना, 1/2925 बराबर है. सेकंड देखिए, इसका आई कितना निकालो, अभी निकाले हमने यार. CH3 COOH, इसका 100% एसोसिएशन हो रहा है. जी सर.
सो CH3COOH और यहाँ लगा देंगे बाई 2, सो I इज इक्वल टू 1/2 मतलब हाफ 0.5, ठीक है ना। W2 कितना इसमें 1 इंटू हो जाने दो, ये होगा 0.5 अपॉन, सही है ना, 0.5 या फिर इसको 1/2 रहने दो, 1/2 लिखते हैं उसको आगे, चलो अपॉन M2 कितना मोलर मास इसका कितने 60 है ना, 24 दो कार्बन के लिए और ऑक्सीजन के लिए 2 के 32 कितना हो गए, और 24 4 हाइड्रोजन हो गए कितने 28 28 हो गए ना, 24 और 4 28 और 32 60 लिख दिया हमने, ठीक है। इंटू 0.1 लीटर में है ना, इंटू 0.5, ठीक है, मीन्स 1/2 कितना हो जाएगा बताइए, ये 0.6 है ना, तो 0.5 अपॉन कितना हो जाएंगे 6 बराबर है, तो 1/12, हाँ सर कितना हो जाएगा 1/12, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड देखिए, किसके लिए बताते हैं, इधर लिखता हूँ मैं इसको थोड़ा, इधर अच्छा रहेगा, हाँ ये 1% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज, तो I, हाँ पाई इज इक्वल टू कितना ग्राम है सर 1 ग्राम है, इनटू I कितना आएगा इसमें 1 आएगा, नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन, अपॉन ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 C6H12O6 बराबर है ना, C6H12O6 कितना आएगा 180 इंटू 0.1, सो 1/18 आ गया, ओके सर। Na2SO4 है ना, इसका कितना आएगा, सोडियम का 23 है, 2 के लिए 46 प्लस यहाँ पर है 64 प्लस 32, तो 64 प्लस 32 96 बराबर, 96 प्लस 46 142, तो पाई इज इक्वल टू, अच्छा आई कितना आ रहा है इसमें तो बताइए आप, आई आएगा इसमें क्या है बताइए, Na2SO4 2 gives twice Na पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव, सो I इज इक्वल टू 3 आ गया इसमें, कितना आ गया 3, तो 1 इंटू 3 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास 142, हाँ सर, इंटू 0.1, सो 3 बाय है ना 14.2 कितना आ रहा है, ये आ रहा, हाँ डिवाइड कर देते ना, 14.2 को डिवाइड करें 3 से, 12 कितना बचा 2 है ना, 2 लिख दिया अपने एज, तो 3.7। अब क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखो आप, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, गर्मी का सीजन है, चलिए देखिए, हाँ क्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका रहेगा, ये है 1/, है ना 2.9, 1/12, 1/18 और ये 3.7, तो सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है डी वाले का, और आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये डी लिख दिया सर हमने, बराबर है ना। पाई सबसे ज़्यादा किसका है, Na2SO4 का। सेकंड पर कौन सा दिख रहा है आपको, 1/2.9 है ना, हाँ बिल्कुल ए आ जाएगा। थर्ड पर कौन सा है, एसिटिक एसिड वाला बी, और सबसे कम ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा सी वाला, दैट इज ग्लूकोज। ये है इसका करेक्ट ऑर्डर ऑफ, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर का सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका रहेगा, डी वाला, फिर ए, फिर बी और फिर सी, ठीक है ना। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए आप। हाँ मैं काम करता हूँ, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जो पूछे जा चुके हैं एज इट इज़ देख के लिख लेता यहाँ पर, और फिर आपको सॉल्व करवा के देता, ठीक है ना, क्योंकि वेरियस टाइप के हमारे मन से बनाए क्वेश्चन बहुत सारे ले भी लिए हमने, ठीक है ना। क्वेश्चन है, अज्यूम कंप्लीट आयोनाइजेशन, अज्यूमिंग है कंप्लीट आयोनाइजेशन
ionization, the solution having maximum freezing point will be, maximum freezing point will be। ठीक है ना, इधर ध्यान से देख लो आप। CaF2 1.5 मोलार Al2SO4 by 3, 2 मोलार NaCl और 1 मोलार AgNO3। देखिए मैं क्वेश्चन लिख के रखा बोर्ड पर, इसको सॉल्व करवा देता। ये प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, नीट 2016 का क्वेश्चन है, ये AIPMT का क्वेश्चन है, AIPMT। ठीक है ना। Assuming complete ionization of the solution having maximum freezing point will be। अब देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर आप निकालेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी और वांट ऑफ फैक्टर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता। अब यहाँ पर उसने मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट बताया, मतलब वांट ऑफ फैक्टर इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रहेगा। तो इसमें आई कितना आ रहा, CaF2 के Ca डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस F नेगेटिव। ठीक है, सो I इज इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ पर I कितना आ रहा है, 2 और 3 5 आएगा ना। बहुत एग्जांपल सॉल्व करवा दिया मैंने। Al ट्वाइस Al प्लस 3 प्लस है ना थ्राइस SO4 डाई नेगेटिव बराबर है। I है इसमें 5। ठीक है ना। इसमें I कितना आ रहा, 2 NaCl Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, सो I इज इक्वल टू 2। और यहाँ पर I इज इक्वल टू 2 आ रहा। कंपेरिजन आपके दोनों में करना है ना, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका रहेगा, मतलब डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पूछा, यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट पूछा। तो यहाँ पर भी I2 आ रहा और इसमें AgNO3 में भी I2 आ रहा। देखिए AgNO3 तोड़ो आप, इसको ब्रेक डाउन कीजिए, बताइए Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव बराबर है। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है। ठीक है ना, तो यहाँ से तो डिसाइड नहीं कर सकते I से। अब यहाँ इसको हम डिसाइड करेंगे इसके कॉन्सेंट्रेशन से। ये 2 मोलार है और ये 1 मोलार है। इस बेसिस पर मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट विल बी किसका रहेगा, AgNO3 का। ठीक है ना। और अगर यहाँ पर आपको मान लो ऐसा पूछता था क्या, अज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन द सॉल्यूशन हैविंग है ना मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट, तो कौन से वाला आता था फिर, ये सही है ना। बाद में क्या आता था, ये 5 है ना, ये 3 वाला था CaF2, बाद में ये आता था और ये लास्ट में। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आएगा। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर इसका ऑर्डर पूछा, कैसे करेंगे आप, सर इसको पहले हम डी कर देंगे, ओके कर लिया डी। उसके बाद में क्या करेंगे आप, देखिए डी के बाद में ध्यान से देखो, सी फिर ए और फिर बी, ये हो गया इसका ऑर्डर। अगर आपको ऑर्डर भी पूछता है एग्जाम में। सेकंड है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इक्विमोलार, मतलब यहाँ पर मोलार कॉन्सेंट्रेशन जो है सेम रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी। ठीक है ना। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इक्विमोलार, मतलब यहाँ पर मोलार कॉन्सेंट्रेशन सेम है और ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता करना है। तो यहाँ पर I कितना है, I इज इक्वल टू 1 है सर। यहाँ पर BaCl2 के लिए Ba डाई पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, ऐसा है ना, Ba डाई पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। कितना आ गया, I 3 आ गया यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना आ रहा I बताइए आप, AlCl3 कीजिए इसको ब्रेक डाउन, Al प्लस 3 प्लस थ्राइस Cl नेगेटिव, सो I इज इक्वल टू 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका है, AlCl3 का, बाद में आ जाएगा BaCl2, बाद में आ जाएगा यूरिया। ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर I1 है ना, यूरिया। ये हो गया इसका करेक्ट ऑर्डर। ठीक है ना, कंसेप्ट समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है। ठीक है ना, मैं एक काम करता, पहले आप ये 2 क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक है, इसको जब तक हम क्लियर कर लेते हैं। चलिए देखिए,
चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि इसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है। तो KNO3 के लिए क्या, KNO3, सो इट गिव्स K पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, सो I इज इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ पर देखिए आप Na3PO4 बराबर है ना, तो थ्राइस Na पॉजिटिव प्लस PO4 -3, सो I इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, 3 और 1 4, ठीक है ना। यहाँ पर I कितना आ जा रहा है BaCl2 के लिए, ऐसा ब्रेक डाउन करेंगे, Ba डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव, सो I इज इक्वल टू 3 आ गया सर, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए आप 0.1 मोलार K2SO4, K2SO4 बराबर है ना, तो ट्वाइस K पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, यहाँ पर तो I 3 आ गए। अब इसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है बताइए आप, जिसका I सबसे ज़्यादा है, कौन से वाला दिख रहा है आपको, ये Na3PO4 कर देंगे, ठीक है सर। नेक्स्ट, लार्जेस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसमें सबसे है ना ज़्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, 14-15 आई थिंक, ठीक है ना। ये कल से समझ में आ गया। नेक्स्ट चलिए देखिए, हाँ ये भी तो सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन, बस ये 2 क्वेश्चन रह गए। हाँ, लार्जेस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट Al2SO4/3 ट्वाइस Al प्लस 3 प्लस थ्राइस SO4 डाई नेगेटिव, सो I इज इक्वल टू 5। यहाँ पर K2SO4 ट्वाइस K पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव, I इज इक्वल टू 3, KCl K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है ना, सो I इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर ग्लूकोज I इज इक्वल टू 1 क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है। क्या क्या पूछा यहाँ पर आपको बताइए सर, उसने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा कि इसमें लार्जेस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका रहेगा, जिसका I सबसे ज़्यादा है, ये वाला। अब ऑर्डर अगर आपको इंक्रीजिंग में बताने तो A, बाद में क्या आ जाएगा B, बिल्कुल सर, बाद में C और बाद में D, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर हम कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड का, फॉर्मूला इसका BaOH/2, तो इसका क्वांटम फैक्टर का वैल्यू कितना आएगा, नीट 2016 का क्वेश्चन है, 2016 का। तोड़िए आप इसको, बताइए, बोलिए, Ba डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव, सो I इज इक्वल टू 3, और यही इसका फाइनल आंसर था, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, ये था हमारा लास्ट टॉपिक, ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ डाउट हो तो बिल्कुल मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, पूरे लेक्चर को, ठीक है ना, पहले कंप्लीट देखने का और बाद में फिर इसका नोट तैयार करके पूरा जितना पोर्शन मैं आपको समझाया ये लिखना, ठीक है ना। बाय।